नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पे हैं। 15 अक्टूबर को यहां वोट डाले जाएंगे। बीजेपी की ओर से कमान संभाल रहे कैलाश विजयवर्गीय, जो हरियाणा प्रभारी भी हैं और मध्य प्रदेश के कद्दावर लीडर हैं, काबीना मंत्री रहे हैं, आज वो हमारे खास मेहमान हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी क्या रणनीति है हरियाणा में और वो किस तरह हरियाणा को जीतना चाहते हैं। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भास्कर न्यूज पे। धन्यवाद रविशंकर जी। आपको मध्य प्रदेश का अमित शाह कहते हैं। क्या मध्य प्रदेश का अमित शाह उत्तर प्रदेश के अमित शाह का जो अभी अभी लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने करिश्मा दिखाया था, क्या वो हरियाणा में कर पाएंगे आप? देखिए, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं अमित शाह हूँ कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ, पार्टी ने जो जवाबदारी मुझे सौंपी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ईमानदारी से उस जवाबदारी का निर्वहन कर सकूं और एक अच्छे परिणाम दे सकूं। और मुझे विश्वास है कि परिणाम बहुत ही फलदायक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की ओर ले जा रहा है हमें। आपने किस तरह की रणनीति बनाई है और जिस पे आपको ये भरोसा है कि आप कुछ करिश्मा करने वाले हैं यहाँ हरियाणा? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की हमारी यात्रा है वो भारतीय जनसंघ से प्रारंभ हुई है और भारतीय जनसंघ के समय से जो हमारा तरीका रहा है वो मैन टू मैन रहा है और हम व्यक्ति के आधार पर पोलिंग बूथ पर पहुँचे और पोलिंग बूथ की रचना हमने इस प्रकार की बनाई है कि उसको हमने युद्ध का मैदान समझा और वहाँ कार्यकर्ताओं की टीम ज़्यादा से ज़्यादा जनता से संपर्क करके उन्हें समझाएगी और हमें उम्मीद है कि हम इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में कामयाब हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की लहर एक हरियाणा में चल चुकी है, ऐसा लग रहा है मुझे। हरियाणा में जो मिशन आपका 45 सीट्स का है उसको कामयाब बना पाएंगे, अचीव कर पाएंगे? देखिए, मिशन हमारा 60+ का है और जब हम टारगेट जिसको लेके चलते हैं उसके अनुसार हमारी व्यूह रचना बनती है और हमने व्यूह रचना इस प्रकार की बनाई है 90 सीटों पर ही कि हम 60+ सीटें जीतें। और मैं फिर इसको दोहराऊंगा कि हमारा काम करने का आधार कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी टीम जो हरियाणा की है, उनको गाइड करने के लिए हमने कुछ कार्यकर्ताओं को बाहर से भी बुलाया है और मध्य प्रदेश से हैं, हिमाचल प्रदेश से है, राजस्थान से हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से भी कार्यकर्ता हैं जो संगठन के माहिर लोग हैं। हमने उनको संगठन की उनकी क्षमता के अनुरूप उनको काम सौंपा है। किसी को 25 पोलिंग बूथ दिए हैं, किसी को 50 पोलिंग बूथ दिए हैं। ऐसे पूरे हरियाणा के पोलिंग बूथों पर हमने कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क बनाया है और वह नेटवर्क मतदाताओं से संपर्क करेगा और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार का नरेंद्र मोदी जी का एक चमत्कारिक व्यक्तित्व है, एक विश्व विजेता का व्यक्तित्व भी उभर कर आया है, उस व्यक्तित्व के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में जरूर बनाएंगे। हरियाणा में ये कहा जाता है कि बीजेपी का कोई बहुत अच्छा संगठन नहीं है या बहुत बड़े नेता नहीं हैं। आप किस बिना पे ये आप कह रहे हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे? जिस प्रकार हरियाणा की जनता का मूड पिछले 2 दशक में जिन सरकारों ने यहाँ पर राज किया है, भ्रष्टाचार किया है, गुंडा राज चलाया है, भाई भतीजावाद चलाया है, वंशवाद चलाया है, परिवारवाद की राजनीति चली है, जातिवाद की राजनीति चली है, इससे यहाँ की जनता में एक तरह का आक्रोश है, बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है। और आशा की किरण यदि उन्हें कुछ दिखाई देती है, एक ईमानदार सरकार कौन ला सकता है, एक अच्छी सरकार कौन ला सकता है, नौजवानों को अगर आशा की किरण दिखाई देती है कि यार हमें हमारी बेरोजगारी दूर कौन कर सकता है। आज नौकरियाँ बिक रही है, नौकरी बेचने के आरोप के कारण चोटाला जेल के अंदर है और इसी प्रकार के आरोप हुड्डा जी पे भी लगे हैं। तो कुल मिलाकर जिस प्रदेश के अंदर नौकरी बेची जाती हो, वहाँ पर बच्चों के भविष्य का क्या होगा? तो वे बच्चे भी, वे नौजवान भी जो पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में भटकते हैं, उनकी भी आशा की किरण है तो कोई भारतीय जनता पार्टी हो। हरियाणा में जातीय समीकरण के आधार पे यह राजनीति बहुत ज़्यादा है। बगैर ये समीकरण के कोई सरकार में नहीं आते। आप इस समस्या से कैसे जूझ रहे हैं? आप कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर रहे हैं? आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव में हमने जातिवाद से ऊपर उठकर, परिवारवाद से ऊपर उठकर, वंशवाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रीयवाद से ऊपर उठकर, भाषावाद से ऊपर उठकर लोकसभा का चुनाव लड़ा और सिर्फ एक ही बात था, वो राष्ट्रवाद। हम राष्ट्रवाद का झंडा लेकर भारतीय जनसंघ से प्रारंभ हुए और आज भी हमारा विश्वास राष्ट्रवाद पर है और उस राष्ट्रवादी विचारधारा के आधार पर ही हम हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं। और इसलिए जातिवाद ये सब छोटी बातें हैं, ये बोने विचार हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं आपको जातिगत से हट जाना चाहिए, कर लेना चाहिए? इसकी वजह से मैं इसका एक्सटेंशन इसलिए दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपने उसकी भरपाई के लिए कुछ नेताओं को अपने दल में शामिल किया है, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, अभी जो प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा,
वो कहते हैं कि जो बाहर से नेता आए हुए हैं बीजेपी में वो चीन के माल हैं। देखिए, हुड्डा जी जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके के विचार जनता के बीच में देते हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आप बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए हल्की बात नहीं करें। हमने भी आपको इटली की सैंडल चूमते हुए देखा पिछले 10 वर्षों में। आपने किया क्या है इसके अलावा? और चलिए, हुड्डा जी की बात हुई तो लगे हाथ में ये पूछ लूँ आपसे कि आप किनको चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कैंडिडेट के रूप में, किनको बनाना चाह रहे हैं कि कौन बनेगा आपका मुख्यमंत्री? आखिर विपक्षियों का ये कहना है कि आपके पास तो लोग ही नहीं हैं जिनको आप एक प्रोजेक्ट कर सकें चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में। देखिए, मैंने फिर इसको दोहराऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, और विचारधारा के आधार पर हमने अपना राजनीतिक सफ़र तय किया है। हम किसी व्यक्ति को हमने कभी नेता नहीं माना। एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है ये सामूहिक पार्टी है। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, हम लोग निर्णय लेते हैं। जैसे हमने हरियाणा के टिकट बांटे तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे, हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे, हमारी संसदीय बोर्ड पूरा की पूरा बैठा और हमने एक एक टिकट के बारे में विचार किया। ये कोई चौटाला की पार्टी नहीं है कि उनके किचन में बैठ के तय कर लिया और टिकट बांट दी। तो असंतोष तो बहुत है। चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हमारे समर्थकों को टिकट नहीं मिली। टिकट को लेकर आपकी पार्टी में बहुत असंतोष है। उनकी आदत नहीं इस प्रकार के वातावरण में रहने की। उनकी आदत इसी प्रकार की रही कांग्रेस में कि वो सोनिया जी के साथ जाकर टिकट ले आते थे। हमारे यहाँ टिकट एक व्यक्ति कभी नहीं बांटता है। हमारी आइडियोलॉजी विचारधारा के आधार पर चलती है। इसलिए हरियाणा में हमारा सरकार बनाना उद्देश्य, किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाना उद्देश्य है, चौटाला जी का मुख्यमंत्री बनाना उद्देश्य है, बाकी पार्टियों का मुख्यमंत्री बनाना उद्देश्य है। हमारा मुख्यमंत्री बनाना उद्देश्य नहीं है। मैं जेल से शपथ ग्रहण लूंगा। हुड्डा जी कह रहे हैं तीसरी बार जीतूंगा तो मैं ही चीफ मिनिस्टर बनूंगा। वो कह रहे बीजेपी में कौन? तो आपको एक तो नाम लेना होगा, किसके नामों पे चर्चा चले। मुख्यमंत्री बनाना हमारे लिए बाएं हाथ का काम है। 5 मिनट में हम बना देंगे। जिस दिन 60, 65, 70 हमारे विधायक जीते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे और 5 मिनट में मुख्यमंत्री तय कर देंगे। वो मुख्यमंत्री हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। देखिए, आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह, वो एक तरह से इंडिकेट कर चुके हैं कि कैप्टन अभिमन्यु को मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जाना चाहिए। उनका ये संकेत है। कांग्रेस से जो राव इंद्रजीत आए वो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो इलेक्शन के बाद तय होगा कि कौन होगा। तो कुल मिला के यदि कोई विश्लेषण हो तो इस पर यही है कि आपकी पार्टी के अंदर रसा कैसी चल रही है चीफ मिनिस्टर पद को लेकर। मेरा ख्याल है कि ये गलतफहमी के शिकार हो गए सब लोग। मैं उस सभा के अंदर मैं खुद था, अमित जी ने जहाँ पर भाषण दिया था, और अमित जी ने ये कहा था कि हमने हरियाणा की सेवा करने के लिए कैप्टन अभिमन्यु को भेजा है। अभी तक दिल्ली में मेरे सहयोगी रहे, मेरे मित्र रहे। हमने बोला हरियाणा की किसी विधानसभा से चुनाव लड़ो और हरियाणा की जनता की सेवा करो। उन्होंने एक बहुत डिफ़िकल्ट सीट चुनी। उनकी पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का या लोगों का यही तो कहना है कि कैप्टन अभिमन्यु जब भी लड़े चुनाव वो हार गए। तो यही बात असंतोष की बात हो रही है कि अभिमन्यु जी को ये प्रोजेक्ट तो किया जा रहा है लेकिन वो खुद कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, कभी जीते नहीं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपको कि हमने प्रोजेक्ट नहीं किया, ना अमित शाह जी ने प्रोजेक्ट किया। उन्होंने सिर्फ हरियाणा की सेवा करने के लिए भेजा। तो विधायक रहता है वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं रहता है। तो किनको बनाएंगे? वो प्रदेश का रहता है। तय कर लेंगे, 5 मिनट का काम है। हमारे लिए कोई संकट नहीं। मुख्यमंत्री हमारे लिए बिल्कुल संकट नहीं। हमारे लिए चुनौती सरकार बनाना। पहले हम सरकार बनाएं। आपको जनता तक ये बताना तो होगा कि आपकी पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है। ये तो ठीक है कि आप हरियाणा के प्रभारी हैं और चुनाव का संचालन आपके हाथ में है। जनता ने कभी भी नहीं पूछा हमसे कि आप मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं। पत्रकार जरूर पूछते हैं क्योंकि उन्होंने इसी प्रकार की राजनीति देखी है। वो समझते हैं इधर हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इधर चौटाला जी बनना चाहते हैं। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के लिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम सरकार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्षी तो यही कह रहे हैं ना कि हरियाणा में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, अच्छे लीडर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के बल पे बैतरनी पार करना चाह रहे हैं। तो क्या मोदी का जलवा या मोदी जी का करिश्मा आपकी पार्टी को सत्ता तक ले आएगी? मैं फिर कहता हूँ मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचारधारा के प्रतीक है। मोदी जी को आप सिर्फ नरेंद्र मोदी मत मानिए, वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी का प्रतीक है। तो आइडियोलॉजी है वो हमारी। तो इसलिए आप ये मत समझ लीजिए कि मोदी जी के व्यक्तित्व पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम एक आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं और हरियाणा में उस आइडियोलॉजी के रूप में हमने मोदी जी को पेश किया है। आप जैसा बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री तय तभी होगा जब चुनाव हो जाएंगे और सारे एमएलए जीत के आ जाएंगे और
तो क्या आप भरोसा दिला सकते हैं कि जितने एमएलए आएंगे जीत के, उन्हीं में से एक मंत्री होगा, चीफ मिनिस्टर होगा? ये सब निर्णय करना भारतीय जनता पार्टी का काम है, हाईकमान का काम है। या तो उन्हीं में से देखिए, आप बनेगा। साफ साफ कुछ बताने को तैयार नहीं है कि आफ्टर ऑल पार्टी हाईकमांड किसी नेता को थोपेगी या जितने एमएलए हैं उसी में से एक लीडर होगा, देखिए, मुख्यमंत्री बनेगा। आप भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं पा रहे हैं शायद। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप ये चौटाला से प्रश्न पूछेंगे तो बता देगा, मायावती से प्रश्न पूछेंगे तो बता देंगे, मुलायम सिंह से प्रश्न पूछेंगे तो बता देंगे, क्योंकि वो एक परिवार की पार्टी है। हमारे यहाँ निर्णय कोई भी नेता, आप अमित जी से पूछेंगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे, वो भी कहेंगे कि भाई संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा इसके लिए। हमारा निर्णय जो आपने प्रश्न किया, जीते हुए एमएलए को करना है, आप कह रहे हैं आप लोग करेंगे भाई आप हाईकमांड करेंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। अगर जीते हुए लोग भी एक नाम देंगे कोई सा भी, तो वो नाम को स्वीकृत तो संसदीय बोर्ड करेगा, कैलाश विजयवर्गीय थोड़ी करेगा, अमित शाह थोड़ी करेंगे। विधायक दल में से एक नेता चुने, वो चुनेंगे ना, तो आप यही कह रहे हैं ना अभी कि विधायक दल से ही एक नेता का चुनाव होगा जो जीत के गए हुए हैं। हाँ, या विधायक दल के बाहर के आदमी को भी बोल सकता है, ये तो विधायक दल का निर्णय है। अब विधायक दल के निर्णय में आप और मैं कैसे कुछ कह सकते हैं? देखिए, जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं या जो भी कयास लगाया जा रहा है, उसमें ये लग रहा है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर उभर सकती, और यदि मेजोरिटी से कम आता है आपको सीट, तो उस परिस्थिति में आप किस दल के साथ जाएंगे? देखिए, आपका जो अगर वाला प्रश्न है ना, इसका कोई जवाब ही नहीं है, इसलिए कि हमने 60+ का संकल्प लिया है और हम उसको जंप करने वाले हैं। आज ही एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल ने सर्वे में 56 सीट हमारी दी। आप अगर सट्टा बाजार देखेंगे, 47 सीट पे हम हैं। जितने भी सर्वे हैं सब हम मेजोरिटी की तरफ हैं, 45+ की तरफ हैं। हम ग्रेजुअली 15 तारीख तक आगे बढ़ेंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए हम तो 60 से ऊपर कितनी सीट जीते इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सीधा सा सवाल ये पूछ रहा हूँ, अगर ये तो हो सकता है ना, आप अभी इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकते कि बिल्कुल चुनाव आप जीत रहे हैं। मैं गारंटी से आपको बहुमत आ रहा है, और यदि ये बहुमत कुछ से छूट जाए तो ऐसे किन दलों के साथ आप जाना चाहेंगे वहाँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके हरियाणा में INLD या कांग्रेस या बाकी जो गठबंधन हो रहा है, चाहे वो विष्णु जी का पार्टी हो, चाहे विनोद शर्मा जी की पार्टी हो, चाहे गोपाल कांडा की पार्टी हो, वो लोग सब एक लामबंद हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या आप लोग किधर जाएंगे? हम अकेले रहेंगे और सिंगल लार्जेस्ट बहुमत लाकर सरकार बनाएंगे। तो आप अभी रूल आउट कर रहे हैं कि आपके पास यदि बहुमत नहीं आएगा तो सरकार आप नहीं बनाएंगे, आप गठजोड़ की राजनीति नहीं करेंगे, फिर आप कोई गठबंधन नहीं करेंगे? फिर आप अगर बोल रहे हैं, मैं अगर का जवाब ये है कि हम बहुमत में आएंगे ही। हम अगर का जवाब यही है हमारे पास कि हम बहुमत में आएंगे ही। हम सरकार के करीब पहुंच चुके हैं और हम आने वाले समय में 60 का आंकड़ा पार करेंगे। आप हमें ये बताइए, फिर आप चौटाला जी की पार्टी के लिए बहुत सॉफ्ट क्यों हैं? कहाँ सॉफ्ट है? इसलिए भी सॉफ्ट, आप इसलिए सॉफ्ट हैं कि आपके जो घटक दल हैं, अकाली दल, खुद प्रकाश सिंह बादल उनके समर्थन में आ चुके हैं। तो ये क्या बयां करता है? कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई थी, उन्होंने एक बात में सारे लोगों के भ्रम दूर कर दिए कि मुख्यमंत्री से मिलने तिहाड़ जेल में जाएंगे या चंडीगढ़ में जाएंगे। तो लोगों ने कहा चंडीगढ़ में जाएंगे। तो चंडीगढ़ में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। तो जवाब था वो आपके प्रश्न का। देखिए, आप फिर आपने घुमा दिया, आप बिल्कुल कोई डायरेक्ट सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपने कहा था जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो आपने ये कहा था कि भाई भतीजावाद नहीं होगा, नेपोटिज्म नहीं होगी, किसी का फेवरिज्म नहीं होगा, और हम किसी भी अपने पार्टी के बड़े नेताओं या जो भी हों उनके रिश्तेदारों को टिकट नहीं देंगे। आपने अपने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी की बहन को क्यों टिकट दिया? ये आप देखिए, मैं फिर कहूँगा, अमित शाह जी ने कहा था कि हम हरियाणा के किसी भी नेता के परिवार के लोगों को टिकट नहीं देंगे। हरियाणा के सुषमा जी हरियाणा में जन्म जरूर हुआ पर वो राष्ट्रीय नेता हैं, मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ रही है। हरियाणा से उनका अब आज की तारीख में हरियाणा की राजनीति में, राज्य की राजनीति में कोई उनका लेना देना नहीं है, वो राष्ट्रीय नेता है। इसलिए उनकी बहन को टिकट दिया। उनकी बहन यहाँ की कार्यकर्ता है
उनको टिकट मिला इसलिए नहीं कि वो उनकी बहन है, इसलिए कि वो महिला मोर्चे की कार्यकर्ता है, लंबे समय से कार्यकर्ता है। इसलिए उनके परिवार को टिकट देने का आप ये कहेंगे कि जो अमित जी ने कहा था उस बात का उल्लंघन हुआ। देखिए, आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं अभी कि वो वर्कर नहीं है, इतने सालों से हैं, तो बहुत सारे लोग पार्टी के आपके कद्दावर लीडर के बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे कीन पार्टियों में बहुत सालों से काम करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन अब जो ये पॉलिसी बनी है कुछ लोकसभा चुनाव से कि नहीं देना तो नहीं दे रहे हैं, आप लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा अब काफी सीरियस दिखते हैं इन चीजों को लेकर। सुषमा तो जी ये एवरेशन क्यों हो गया? मैं आपसे पूछता हूँ, सुषमा जी कहाँ से चुनाव लड़ रही हैं? तो लोकसभा आप मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करती हैं, मध्य प्रदेश से लड़ रही हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में फैक्ट तो रिमेंस इज दैट कि वो उनकी सिस्टर है। मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में राजनीति कर रही है, हरियाणा में थोड़ी कर रही हूँ। हरियाणा में तो सिर्फ भाषण देने आ रही हूँ। देखिए, आपके इलेक्शन आप समझ ही नहीं रहे। मैं फिर कह रहा हूँ कि तय ये क्या कि राज्य के किसी नेता को देंगे, आप उनको संकुचित क्यों कर रहे हैं? हरियाणा क्यों मान रहे हैं? खुद वो राष्ट्रीय नेता है, कमेटी की मेंबर हैं, बगैर उनके वो भी बैठी होंगी इस बिल्कुल बैठी थी, बिल्कुल बैठी थी। मैं देखिए, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये आपके पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो इस तरह से कैसे आप जो एक पॉलिसी बनाते हैं तो उस पर कंसिस्टेंट क्यों नहीं होते? देखिए, सवाल ये हमने जो पॉलिसी बनाई उसी पॉलिसी के अनुसार हमने टिकट बांटे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि हरियाणा के वर्तमान में राजनीति करने वाले किसी भी नेता के बच्चों को टिकट नहीं देंगे। सुषमा जी हरियाणा में राजनीति नहीं कर रही हैं। सुषमा जी राष्ट्रीय नेता हैं। अगर राज्य देखेंगे तो मध्य प्रदेश की हैं, इसलिए वो जो पॉलिसी हमारी उसका उल्लंघन नहीं हुआ इसमें। और हमसे तो कोई कार्यकर्ता ने प्रश्न नहीं पूछा। पत्रकार जरूर कंफ्यूज होकर हमसे प्रश्न पूछ रहे थे, मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। नहीं, हम लोग कंफ्यूज नहीं हैं। जो आपकी पॉलिसी है, पॉलिसी के उलट यदि कुछ होता है तो हम लोग आप पॉलिसी समझे ही नहीं, इसका मतलब एक बार फिर से पॉलिसी समझ लीजिए कि आप जो आर्गूमेंट दे रहे हैं, ये आप जो आर्गूमेंट दे रहे हैं वो कन्विंसिंग नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था। अब मैं इसके वो लिए कन्विंसिंग नहीं है। या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या चलिए, मैं ये फिर से हरियाणा पे लौटता हूँ। हरियाणा राजनीति में खाप पंचायतों, डेरा वालों का बहुत दबदबा रहता है, बहुत। और बीजेपी आप जबकि अपने आप को सत्ता में देखना चाहती है, इस इशू को लेकर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, चाहे खाप वाले हो वो राष्ट्रवाद को पसंद करते हैं, चाहे डेरा वाले हो वो राष्ट्रवाद को पसंद करते हैं, चाहे जो भी धार्मिक संगठन हो वो राष्ट्रवाद को पसंद करते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसा वाद है जो जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, क्षेत्रीयवाद सबसे ऊपर है। मतलब आप खाप की नीतियों के साथ हैं? ये खाप की नीतियों के लिए चुनाव है नहीं, इसलिए इसके ऊपर मुझे टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम इस प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रवादी नीतियों को लेकर, और राष्ट्रवाद में ये भी कहा कि वो खाप वाले राष्ट्रवादी नीति चलाते हैं, समर्थन करेंगे। तो आप समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब खाप वो हमारा समर्थन करेंगे, हम थोड़ी समर्थन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाप पंचायत बेमानी है, कानूनी नहीं है। आपका क्या स्टैंड है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक आधार पर उन्होंने कहा है, वो अपनी जगह राइट हो सकते हैं। आपका क्या स्टैंड है? मैं इस बारे में आपने कहा अभी समर्थन दे रहे? नहीं, मैंने कहा कि खाप भी राष्ट्रवादी पार्टी को समर्थन देंगे, हमें उसकी चिंता नहीं, मैंने ये कहा है। लोकसभा एक की लड़ाई या चुनाव एक अलग पैमाने पे होता है, उसके इश्यूज अलग होते हैं। विधानसभा लोकल लेवल पे लड़ा जाता है। उनकी आप बेहतर जानते होंगे क्योंकि राज्य का चुनाव बहुत दिनों से आप संभाल रहे हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। फिर भी आप में ये कॉन्फिडेंस कैसे आ गया हरियाणा में कि आप इस बार बहुत अच्छा करने वाले हैं? मैं पूरे हरियाणा का पिछले 25 दिन में 2 बार चक्कर लगा चुका हूँ, एक विधानसभा में जा चुका हूँ, और जाने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि पब्लिक पल्स हमको समझ में आती है। जब हम भाषण देते हैं तो जनता क्या रिएक्ट कर रही, क्या उनको अच्छा लग रहा है, क्या उनको ख़राब लग रहा है। तो हमें लगता है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम ईमानदार सरकार देंगे, ये कहती है कि हम नौकरी नहीं बेचेंगे, ये कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, तो लोग तालियां बजाते हैं। लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है। गठबंधन में अभी आपके साथ विष्णु जी थे, हरियाणा जनहित पार्टी, आपने उनका साथ छोड़ दिया। किस रूप में इसको देखते हैं? क्या वो बाद में आपके साथ मिल सकते हैं? कुलदीप जी से जो हमारा पहले समझौता हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अलग था, भारतीय जनता पार्टी की देश में स्थिति अलग थी, और कुलदीप जी की भी स्थिति हरियाणा में अलग थी। लोकसभा के चुनाव आए
तो आपने देखा होगा कि आपने स्वयं ने पहले कहा कि हरियाणा में हमने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की, तो कुलदीप जी अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। राजनीतिक परिदृश्य बदला, वो अपनी हरियाणा में बहुत संकुचित हो गए, हमारा विस्तार हो गया। हमने उनको बुला के कहा, अमित शाह जी ने बुला के कहा कि हमारी शर्तों में हम परिवर्तन कर लेते, हम समझौता रखना चाहते हैं पर शर्तों में परिवर्तित कर लेते हैं। उन्होंने तो बात ही नहीं की। क्लास आपने उनको इज्जत नहीं दी जो वो कह रहे थे। मेरा ख्याल वो वीक हो गए तो आप उनके ऊपर चढ़ाए। मेरा ख्याल वो समझ ही नहीं पाए। मैं इसीलिए मैंने कहा कि एक हमारे यहाँ फ्रेज बोला जाता है, नादा की दोस्ती और जी का जंजाल। कभी कभी आप नादा से दोस्ती कर लो तो आपकी जी का जंजाल हो जाता है। तो राजनीतिक रूप से कुलदीप जी अभी अपरिपक्व है। तो क्या आप चुनाव के बाद उनको समझा लेंगे? हमें उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और संबंध तो व्यक्तिगत हमारे बहुत अच्छे हैं। तो रूल आउट कर रहे हैं उनके साथ कोई गठबंधन नहीं होने वाला? हाँ, इसको तो रूल आउट कर रहा हूँ। मैं पहले से कह रहा हूँ कि हमें गठबंधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और हम खुद अपने बल पर सरकार बना रहे हैं। कैलाश जी, आपका संगीत में बहुत रुचि है, हमने सुना, और हम ये चाहते हैं कि हमारे दर्शक को इसका फ़ायदा अब थोड़ा सा एक वानगी मिले। आप मुझे बताएं कि हरियाणा जहां आप आए हैं और बिगुल बजाया चुनावी रणनीति और चुनावी बागडोर आपके हाथ में है, तो किस तरह का स्लोगन आप अपने संगीतमय भाषा में देना चाहेंगे? ये तो हरियाणा है, हरि का प्रदेश है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था अर्जुन को। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरियाणा में गाय की सेवा बहुत होती, तो ये भजन मुझे बहुत रोज़ याद आता है। जब हरियाणा में घूमता हूँ, गौशाला देखता हूँ और ये भजन याद आ जाता है मुझे। एक आखिरी सवाल, अंतिम, उसमें आप ये मत कीजिएगा, आप मुझे बताइए कि अल्टीमेटली आप कितने सीट जीत रहे हैं? एक बस एक फिगर दे दीजिए मुझे। आज की तारीख में मैं 56 तो जीत रहा हूँ, पर 15 तक आते आते 10 सीट और बढ़ जाएगी, हम 66 जीतेंगे, 66 सीट जीत। कैलाश जी, मैं 19 तारीख को आपसे फिर मुखातिब होऊंगा, देखता हूँ इनके क्लेम का क्या नतीजा निकलता है। उसी दिन कैलाश जी से बात करूंगा 19 तारीख को, जब चुनाव के परिणाम आएंगे और हरियाणा का रिजल्ट निकलेगा, भविष्य तय होगा। धन्यवाद।